इक्वेशन ऑफ मोशन nth? नो नो सर। सर। ओके, तो पहले अभी लिखिए nth इक्वेशन ऑफ मोशन, nth इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो पहले अपन समझेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय nth इक्वेशन। ठीक है, पहले nth वर्ड का मतलब समझो, फिर उसके बाद इस इक्वेशन का ड्राइव। देखो बेटा, दो चीजें हो सकती हैं। देखो दो अलग अलग बातें हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 4 सेकेंड्स, तो 4 का मतलब होता है कि फ्रॉम 0 टिल 4, ये जो टोटल टाइम विंडो है उसको अपन कहेंगे 4 सेकेंड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 सेकेंड्स कह रहा हूं कि भाई आई विल डू दिस वर्क इन 4 सेकेंड्स, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आई विल टेक 4 सेकेंड्स टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे कहता हूं 4th सेकेंड, अगर मैं आपसे कह दूं 4th सेकेंड, तो व्हाट इज मेंट बाय दिस पर्टिकुलर टर्म 4th, चौथा, इसका क्या मतलब होगा? 4th का क्या मतलब होगा? तो 4th का क्या ट्रैवल हुआ। हाँ बिल्कुल, वो तो बात है, बट पहले 4th सेकेंड के मतलब को समझिए। 4th का मतलब होगा 1 सेकेंड बिटवीन 3 एंड 4। फिर से सुनिए, 4th का मतलब है 1 सेकेंड का टाइम गैप, 1 सेकेंड बिटवीन 3 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड, ये मतलब है 4th का। बाय द सेम लॉजिक अगर मैं आपसे कहूं 3rd सेकेंड, तो 3rd सेकेंड का क्या मतलब होगा? थर्ड, तो इसका क्या मतलब होगा? फिर से 1 सेकेंड, फिर से 1 सेकेंड, बट किसके बीच में? तो 1 सेकेंड बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं आपसे कह दूं फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का क्या मतलब है? तो फर्स्ट सेकेंड का मतलब है कि अगेन 1 सेकेंड, नाउ बिटवीन व्हाट टू कंसेक्यूटिव टाइम, दिस 1 सेकेंड विल बी बिटवीन व्हाट टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ टाइम। तो आप कह सकते हैं 1 सेकेंड बिटवीन 0 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। इसका मतलब जब आप एक पर्टिकुलर सेकंड की बात करते हो ना, तो उसका एक्चुअल मतलब होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट 1 सेकेंड, एंड दैट 1 सेकेंड विल बी टेकन बिटवीन द इनिशियल वैल्यू एंड दैट वैल्यू। जैसे मैं आपसे कहूं 5th सेकेंड, इसका मतलब 4 और 5 के बीच का 1 सेकेंड। तो जब भी आप पर्टिकुलर सेकंड की बात करोगे तो इसका मतलब होगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट 1 सेकेंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ टाइम। एक तो वो, और एक वो उससे जस्ट पहले वाला। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहूं nth सेकेंड, भाई इसी लॉजिक से अगर मैं आपसे कहता हूं nth सेकेंड, nth, तो nth का क्या मतलब होगा? अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक जो अभी बताया है, उससे nth की मीनिंग क्या होगी? तो nth सेकेंड का क्या मतलब होगा? nth सेकेंड का मतलब फिर से वही है भाई, कितना? 1 सेकेंड। किसके बीच का 1 सेकेंड? 1 सेकेंड बिटवीन n-1 सेकेंड एंड n सेकेंड। n-1 और n सेकेंड के बीच का जो 1 सेकेंड है, ये मतलब है इसका। भाई nth सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड है। हर पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब यही हो गया, 1 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। और किसके बीच में ये 1 सेकेंड लिया जा रहा है? एक जस्ट पहले और एक वो वाला। पहले ये बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज nth सेकेंड मीन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इफ यू नो व्हाट इज मेंट बाय nth सेकेंड, तो अब हम पहले ये बताएंगे कि nth इक्वेशन क्या बताता है आपको। पहले इस बात को समझिए। nth equation, this whole equation gives the displacement of 1 second. nth equation का बेसिक मतलब होता है 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। अब वो सर 1 सेकेंड कौन सा 1 सेकेंड सर? तो यही 2 कंसेक्यूटिव टाइम के बीच का 1 सेकेंड, 2 कंसेक्यूटिव टाइम के बीच का 1 सेकेंड। ठीक है, nth इक्वेशन अगर कभी भी बोला जाए nth इक्वेशन, तो दिमाग में आपके एक बात क्लिक कर जानी चाहिए कि इफ एनीथिंग इज टोल्ड अबाउट nth सेकेंड, इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली 1 सेकेंड। अच्छा, वो 1 सेकेंड किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टाइम के बीच में हो सकता है, 3 और 4 के बीच में हो सकता है, 5 और 6 के बीच में हो सकता है, 4 और 5 के बीच में हो सकता है, बट ये रहेगा कितने देर का डिस्प्लेसमेंट? तो ओनली ऑफ 1 सेकेंड। दिस इज व्हाट वी मीन बाय nth इक्वेशन। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो सर, पहले तो आप लॉजिक समझो, क्वेश्चन और डेरिवेशन तो मैं कर ही दूंगा। अगर मान लो बेटा मैं आपसे कहता हूं, सुनना पहले, लॉजिक सुनना, नोट नहीं करना है, सुनना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड के बीच जो 1 सेकेंड हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए,
मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे किसी पार्टिकल का बिटवीन 3 एंड 4 सेकेंड। क्या करोगे? तो सर एक काम कर सकते हैं क्या हम, कि पहले पूरे 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। नहीं आया। हम क्या कर लें, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड कैलकुलेट कर लें और डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स कैलकुलेट कर लें। सर सोच के देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स एंड दोनों डिस्प्लेसमेंट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड। एम आई करेक्ट? Yes, थिंक sir. अबाउट इट। Yes, sir. ऐसे ही अगर मुझसे कहा जाए भाई, अगर मुझसे कहा जाए, पहले लॉजिक हर बच्चा समझ लो, अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आई वांट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, इसका मतलब मुझे 5 और 6 के बीच के 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो क्या करूंगा, तो इन जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा 6 सेकेंड्स में वो निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स निकालिए, और यहीं से डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड बिटवीन 5 एंड 6। नहीं आया? तो बाय द सेम लॉजिक अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं, अच्छा ये जो बिटवीन मैंने लिखा है ना, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि डिस्प्लेसमेंट एट 6 सेकेंड भी लिखा जा सकता था, उसका भी यही मतलब होता। जैसे ये मैंने लिखा ना 3 और 4 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस चीज को ऐसे ना लिख के ऐसे भी कहा जा सकता है 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दोनों का एक ही मतलब है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। Yes, तब sir. मेरा Yes, sir. पॉइंट ये है सर कि अगर मुझे कोई, ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए बात हो गई ना, तो अगर मुझे एक जनरल रिलेशन चाहिए, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड, किसके बीच में, n और n माइनस बीच के में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट या ऑफ या एट nth सेकेंड कैसे निकालो? इसका nth का क्या मतलब हुआ, nth का मतलब हुआ n-1 और n सेकेंड के बीच। तो क्या करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो n सेकेंड्स में और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो n-1 सेकेंड में। नहीं आया? ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो n सेकेंड्स में और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो n-1 सेकेंड में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है 1 सेकेंड का। नहीं आ रहा भाई, यही तो डिस्प्लेसमेंट है 1 सेकेंड का। क्लैरिटी है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टाइम के बीच का 1 सेकेंड का अगर डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, तो उन दोनों टाइम में इंडिविजुअली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो एंड देन यू जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड। तो यहां भी हम यही करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रिलेशन। एक बात देखो, अगर आपको ये इक्वेशन जो अभी मैं ड्राइव करूंगा, अगर वो इक्वेशन आपको नहीं पता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। भाई अगर मैं आपसे कह दूं कि यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, आप 7 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7th सेकेंड। अगर ये इक्वेशन में ड्राइव नहीं भी करूं तो भी कर सकते हो, बट क्या करना पड़ेगा, 2 काम करना पड़ेगा आपको, 2 बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अगर मैं ये रिजल्ट फाइंड कर दूं तो आपको 2 अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लगाएंगे और आपको 1 सेकेंड के का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ nth इक्वेशन। तो nth का मतलब हो जाएगा 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, और कौन सा 1, xn माइनस ऑफ xn माइनस 1। मान लो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u एंड एक्सेलरेशन इज a, तो x nth को आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, मतलब t की वैल्यू कितनी है इस केस में, t इज इक्वल टू n है, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है, n-1। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो Time क्या वाला लिखे, नहीं, हाँ, फिर से मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ n सेकेंड्स, तो n कुछ भी हो सकता है ना, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स में, तो टाइम कितना हुआ बेटा, 4 seconds. सीधी बात है। तो उसी तरह से अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, पूरे n सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब टाइम की वैल्यू n हो गई।
भाई कोई भी एक जनरल नाम ले रहे हैं, नहीं आया भाई, जनरल एक फॉर्मूला बना रहे हैं ना बेटा। यस सर यस। जैसे आप वेलोसिटी को u मान लेते हो, u की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली हमने टोटल टाइम n माना, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए हमने दो टाइम कंसीडर कर लिया, एक n और दूसरा एक उससे जस्ट पहले वाला। तो n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो t को आप लिखेंगे u इंटू एन प्लस ऑफ हाफ इंटू ए एन स्क्वायर। आई होप शायद आपको समझ में आए। यस सर। माइनस ऑफ यहाँ पर टाइम कितना लिखेगा, n माइनस वन प्लस ऑफ हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आप लिखेगा सर, क्योंकि एक बार टाइम आपने n माना है और दूसरी बार टाइम आपने n माइनस वन माना है। n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग n माइनस वन की भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ जनरल रिलेशन, तो इसलिए हमने n और n माइनस वन ये दो वैल्यू ऑफ टाइम कंसीडर किया है। नोट करिए सर यहाँ तक, ताकि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। सर जी सर मुझे पूछना था, अगर सर हम इसको 0 अगर ले लें एक्सेलरेशन को, तो हम कोई भी 1 सेकंड के बीच का निकाल के कर सकते हैं ना अगर। भाई, जीरो ले लोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नहीं सर, फिर हाँ तो नहीं बिना बिना वैसे करना अलग से। नहीं नहीं, जीरो अगर कर देंगे तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये सारी इक्वेशन तभी लगाओगे जब एक्सेलरेटेड मोशन हो एंड दैट टू एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस सर। अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो डिस्टेंस निकाले, 1 सेकंड का बोले कि 10 सेकंड का बोले, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई स्पीड विद टाइम, नथिंग टू बी डन। सिंपली स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ओके सर। सर तो उसमें अगर पूछेंगे nth सेकंड का, तो 2n से उससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जाहिर सी बात है, nth का मतलब वन ही होगा, तो ऐसा पूछेंगे ही नहीं, बेफिक्र रहिए। यस भाई उतना वो बिना एक्सेलरेशन के आपसे क्यों डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे v इंटू टी करने, है ना। यस सर। ये नोट कर लिया भाई सबने। सर Yes, बस sir. ओके सर। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक रिजल्ट आ जाएगा इसी से, एंड दैट रिजल्ट विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस टू गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ टाइम। तो चलो सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करिए x nth। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या लिखेगा आप, यू एन प्लस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर एज इट इज, माइनस ऑफ, यहाँ पर आप देखो ये यू एन माइनस ऑफ वन है, तो दिस कैन बी रिटन एज यू एन माइनस ऑफ यू, जस्ट मल्टीप्लाई द होल ऑफ दिस एन माइनस वन विथ यू। वहां आगे बढ़िए, हाफ ए इंटू ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यू विल राइट दिस एज एन स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ टू एन, ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। तो x nth की वैल्यू क्या होगी, x nth की वैल्यू होगी यू एन प्लस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर वाले सारे टर्म्स को, तो ये यू एन हो जाएगा प्लस ऑफ यू हो जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देख ले भाई, पहले माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया, माइनस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर विल बी रिटन एज हाफ ए एन स्क्वायर माइनस साइन के साथ, फिर ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बाई टू, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बिकम प्लस, तो ये लिखा जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टू एन। सी इफ यू आर कन्विंस्ड विद द होल मल्टीप्लीकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पार्ट। भाई इज इट क्लियर टू ऑल, प्लीज look at Yes, this sir. simplification part. Yes, sir. So you can cancel out few terms in this case, un will be cancelled out by un, half an square will be cancelled out by half an square, तो x nth की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी दैट इज u। इसमें मैंने कैंसिलेशन नहीं किया है, आई विल बी टेकिंग a बाई टू एज कॉमन, तो ये प्लस ऑफ a बाई टू अगर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में यू विल हैव 2n माइनस वन। देखो यहाँ और यहाँ a बाई टू कॉमन ले लिया तो ये 2n प्लस साइन के साथ, और ये माइनस ऑफ 1 हो जाएगा बिकॉज a बाई टू कॉमन ले लिया। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज nth इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज nth इक्वेशन। समझ आई बात, यही इक्वेशन nth इक्वेशन कहलाती है।
nth इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जो आपको डिस्प्लेसमेंट देगी ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की जो डिस्प्लेसमेंट बता दे इक्वेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज nth इक्वेशन। अच्छा, वो 1 सेकेंड कौन सा होगा? तो किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टाइम के बीच का 1 सेकेंड होगा। नोट करो, इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेटिव मोशन पे डिस्कशन शुरू करेंगे। सर सर हमारे स्कूल में सर जो था उसमें सर हम जब डायमेंशनल फॉर्मूला का इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो सर मैम ने कुछ बताया था कि u के साथ वो t है, उसका जो डायमेंशनल वो है, वहाँ पे टाइम बस 1 सेकेंड हो जाता है, तो इसलिए लिखते नहीं है। बिल्कुल, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए टाइम की वैल्यू वहां पर 1 सेकेंड कर देते हैं, तभी वो डायमेंशनली एक्यूरेट हो जाता है। टाइम तो है, टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड, क्योंकि यू आर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड। नहीं समझे? यस सर। तो वो डायमेंशनली एक्यूरेट है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इज दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट और नॉट। याद रखना, दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली एक्यूरेट। तो बच्चा ये कह सकता है सर कैसे हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम कैसे होगा सर? तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इसलिए सेम होता है बिकॉज u के साथ देयर इज टाइम मल्टीप्लाइड, बट u के साथ जो यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाइड है दैट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि इट इज डायमेंशनली एक्यूरेट। हो गया? यस सर। अब सुनिए, अब इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले ध्यान से सुने। सर मैंने आपसे बोला कि कोई पार्टिकल है, आई एम नॉट राइटिंग द होल स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, आई एम जस्ट बी राइटिंग द वैल्यूज। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड सेकंड। आपको थर्ड सेकंड पे, इन 3 सेकंड्स नहीं बोला है, एट थर्ड सेकंड बोला है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पूरा यूज करेंगे, या आपको nth इक्वेशन यूज करना है यहाँ? nth। सर nth यूज क्योंकि आपसे है ना, आपसे ये नहीं बोला कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड पे। तो थर्ड का क्या मतलब होगा कि 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स के बीच के 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड सेकंड विल मीन द टाइम ऑफ 1 सेकंड बिटवीन 2 सेकंड्स एंड 3 सेकंड्स। यही तो मतलब है nth इक्वेशन का। तो यहाँ पर थर्ड सेकंड पे निकालना है आपको, तो चलिए थर्ड सेकंड्स पे निकालते हैं। तो थर्ड सेकंड पे कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, nth इक्वेशन अप्लाई कर लो। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बिना इसके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना nth के। मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ, बट बिना nth के करोगे तो 2 बार आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मैं दोनों से बता देता हूँ ताकि आपको एक लॉजिक क्लियर हो जाए। सर देखिए, अगर मैं nth इक्वेशन यूज करूं तो x थर्ड, यही तो निकालना है, n की वैल्यू थर्ड है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे आप? u की वैल्यू 10 प्लस ऑफ एक्सेलरेशन 2/2 इंटू 2n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस ऑफ 1। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 प्लस ऑफ 2/2 विल बिकम 1, 2 इंटू 3 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5। तो 15 मीटर इज योर फाइनल आंसर। खत्म। 15 मीटर, बिल्कुल सही आयुषी। इसका दूसरा तरीका, अगर किसी बच्चे को ये इक्वेशन नहीं पता है, इफ समवन डजंट नोज दिस इक्वेशन, वैसे आपको तो याद रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स पहले निकालेंगे, क्योंकि थर्ड सेकंड का मतलब हुआ 2 and 3 के बीच का 1 सेकंड। तो पूरे 3 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो x will be written as equal to 10 multiplied by 3 plus of half into 2 multiplied by 3 the square।
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 39 मीटर। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेकेंड। इसी तरह से आप दूसरा कौन सा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। वो कितना होगा? तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑफ हाफ इंटू 2 एक्सेलरेशन इंटू 2 का स्क्वायर विच इज टाइम का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल्स आउट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 24 मीटर। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड, मतलब x थर्ड निकालने के लिए। तो देखिए 39 माइनस ऑफ 24, यू आर स्टिल गेटिंग 15 मीटर। ठीक है, आंसर तो वही आ रहा है। बट इस केस में थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया, इस केस में प्रोसेस बहुत आसान हो गया। दैट इज व्हाई वी यूज nth इक्वेशन। तो बेसिक जो 3 इक्वेशन है मोशन के, वही 3 है। nth तो उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। थर्ड इक्वेशन मतलब वो जो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है nth इक्वेशन, जो आपको यूज करेंगे आप व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड, या कभी भी अगर 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप nth इक्वेशन यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। Sir, जी sir, I had a doubt in one question. The question was, a boy covers 12 meter in 2 seconds and 20 meter in 4 seconds. How much distance will he cover in between 5th and the 9th second? ओके, विल सॉल्व सच क्वेश्चन, डोंट वरी। वैसे आप अपना डाउट एक बार फिर से मुझे रिपीट कर दीजिए सो दैट आई कैन रिमेम्बर इट इन माय माइंड। Sure, sir. It was, a boy covers 12 meter in 2 seconds and 20 meter in 4 seconds. How much distance will he cover in between 5th and 9th second? बॉय कवर्स 2 मीटर। पहले It is written 12 meter in 2 seconds ओके, and 20 meters in 4 seconds. And the question इज is इट how, 12 मीटर इन 2 सेकंड और सेकंड? so 12 meter in 2 second. वैसे क्वेश्चन में 2 सेकंड्स नहीं होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन में 12 सेकंड होना चाहिए। खैर चलो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, ये इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है उससे पहले, और बिल्कुल सेम वही पूछ रहा हूँ जो आपने भी पूछा है। बस मेरे क्वेश्चन में और आपके क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, उसमें लिखा हुआ है 2 इन 2 सेकंड्स, और मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन ऐसा कि a body covers 12 मीटर इन सेकंड। इसका क्या मतलब है? सेकंड का क्या मतलब है? दूसरे सेकंड पे। इसका मतलब है 1 और 2 सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 12 मीटर है, एंड 20 मीटर इन 4th सेकंड। फोर्थ, इसका मतलब फिर से ये दोनों डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है या टोटल टाइम की डिस्प्लेसमेंट है? मतलब ये 12 मीटर, इज इट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 सेकंड्स या इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली सेकंड? Sir, only second. वेरी गुड। तो क्वेश्चन है आपका कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर in 4 seconds after the 5th second? क्वेश्चन समझते हैं सर। क्वेश्चन में कहता है कि दूसरे सेकंड पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 12 मीटर है, और 4th सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है। तो आपको बताना है कि 5th सेकंड के बाद और 4 सेकंड्स में, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स, आफ्टर द 5th सेकंड के बाद से जो और फर्दर 4 सेकंड होगा उसमें व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में यू नाइदर नो द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी नॉर यू नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। पहले बात समझ में आ रही है? आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन नहीं है और आपको एक्सेलरेशन भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले विद द गिवन कंडीशन, ये वाली कंडीशन
सर 136 मीटर, कौस्तुभ का आंसर, वेरी गुड कौस्तुभ। आप 12 मीटर ये वाला और ये 20 मीटर इन 4 सेकेंड, तो आप पहले इस गिवन कंडीशन से पहले आप ये पता करो कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये देखिए एक्स nth आपको पता है कि इट इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ a बाई 2 इंटू 2n-1। तो अब देखिए पहले सेकंड पे, तो x2 कह देता हूं इसको। दिस विल बी इक्वल टू u, जो कि हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, प्लस ऑफ a बाई 2 नहीं पता कितना है, इसको हम लिखेंगे 12 माइनस सेकंड सॉरी नॉट 12, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 1। डिड यू अंडरस्टैंड? यहां तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. अच्छा, ये कितना गिवन है डिस्प्लेसमेंट सेकंड का? 12 मीटर। तो u प्लस ऑफ a बाई 2, दिस विल बिकम इक्वल टू 2 टू द 4 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो इसको यू कैन राइट 24 इज इक्वल टू 2u प्लस ऑफ 3a। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह से बाय द सेम लॉजिक थर्ड वाले का निकाल लो। तो अगर आप x थर्ड निकालेंगे, x थर्ड है फोर्थ है जो भी है, x फोर्थ निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? u, अगेन u एंड a विल बी सेम, तो 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 1। तो x फोर्थ की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में? इट इज गिवन टू बी 20 मीटर इज इक्वल टू u प्लस ऑफ a बाई 2 इंटू ये कितना हो गया? 2 4 से 8 माइनस ऑफ 1 दैट इज 7। तो इसको सॉल्व करिएगा आप तो ये कितना आ जाएगा? 40 इज इक्वल टू 2u plus of 7a. These are the two equations that we have got. इन दोनों इक्वेशन को देखिए आप, these are two linear equation जिसमें दो अननोन है, एक u है दूसरा a है। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, नॉट ऐड बट सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट 1 from 2 और 2 from 1, whatever you want। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 40 इज इक्वल टू 2u प्लस ऑफ 7a। यहाँ क्या करेंगे? 24 माइनस साइन के साथ, यहाँ पर भी माइनस ऑफ 2u और यहाँ पर माइनस ऑफ 3a, जो भी कर लें आप। 2u से 2u कैंसल्स आउट। 40 माइनस ऑफ 24 विल बी 16 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a। तो a की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a। अब क्या चाहिए? u चाहिए, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो आप लिख सकते हो 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई u प्लस ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, देख लीजिएगा। आंसर 24 मीटर सही नहीं है, आंसर 136 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 2u प्लस ऑफ 28। 40 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करो, 12 आ जाएगा। 12 इज इक्वल टू 2u, तो u की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड। यू गॉट द वैल्यू ऑफ, है ना, यू गॉट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब जब ये आ गया, नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहले तो हमें u और a चाहिए था, नाउ वी हैव गॉट दैट u एंड a। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। पहले यहां तक नोट करिए। यहां तक नोट करके बताना, तो मैं फाइनली इसको सॉल्व करता हूं। Everyone should respond. Can I erase this whole or not? yes, sir. Yes, अब sir. लास्ट वाले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। आपसे कहता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 seconds आफ्टर 5th सेकेंड। मतलब 5th सेकेंड के बाद और 4 seconds अगर वो चले, तो 5th सेकेंड के बाद बाकी जो 4 सेकेंड और आएंगे उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई सीधी सी बात है, अगर मुझसे ये बोला गया कि ये 5th सेकेंड मतलब 5 सेकेंड 5th सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद कहता है इसमें और 4 सेकेंड्स और चलाओ, तो अगर इसमें और 4 सेकेंड्स चलाएंगे तो 9 सेकेंड हो जाएगा या नहीं होगा? सोचिए, 5th सेकेंड पे आप ऑलरेडी हैं, आपको और 4 सेकेंड्स चलना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? विल इट बिकम 9 सेकेंड्स और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सीधी बात है।
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपको निकालना है किसके बीच में, 5 सेकंड और 9 सेकंड के बीच में। अब ये 5 और 9 के बीच में 1 सेकंड आता है या 4 सेकंड्स आता है? 5 और 9 के बीच में टोटल टाइम गैप कितना आएगा, 1 सेकंड का या 4 सेकंड्स का? 4 4 seconds का। seconds. कैन आई यूज nth इक्वेशन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. नो सर। सर दोनों में अलग अलग लगा के माइनस करेंगे। बिल्कुल, फिर से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 5 सेकंड एंड 9 सेकंड। तो द टाइम डिफरेंस बिटवीन 5 सेकंड एंड 9 सेकंड इज 4 सेकंड्स। nth इक्वेशन कब अप्लाई होती है? nth इक्वेशन अप्लाई होती है फॉर 1 सेकंड। मतलब अगर वो 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछता तो nth इक्वेशन अप्लाई होती है ना। यहाँ पर ये 4 सेकंड्स का गैप है तो इसमें nth इक्वेशन नहीं लगा सकते आप। ये याद रखिए, nth इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट वैलिड ऑलवेज। It is only valid for the displacement of 1 second between two consecutive time. Is it clear? Say yes or no. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आपका जो रिक्वायर्ड है वो निकालेंगे आप x9 मतलब पूरे 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस और पूरे 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, दोनों निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 9 के बीच का जो 4 सेकंड है वो डिस्प्लेसमेंट आपको पता चलेगा। 5 और 9 के बीच का जो 4 सेकंड्स है उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप 9 सेकंड और 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करिए। तो अब कौन सी इक्वेशन लगेगी, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। याद रहे कौन सी, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। nth क्यों नहीं लगेगी, बिकॉज nth गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली 1 सेकंड। nth इक्वेशन सिर्फ 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो क्या करोगे सर, यहाँ पर लिखोगे आप x इज इक्वल टू u की वैल्यू हमने निकाला था पीछे शायद 6 multiplied by 9 plus of half into acceleration I guess was 4 into 9 का स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू सब्ट्रैक्ट 6 multiplied by 5 plus of half into 4 multiplied by 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। समझ गए? इज द फंडा क्लियर टू ऑल? सर इसको ऐसे कर सकते थे कि u और a हमारे पास है ही, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से 5 सेकंड तक जो स्पीड फाइनल आई वो निकाल के उसको इनिशियल मान के। जबरदस्ती नहीं है वो, जबरदस्ती है ना कि पहले आप एक बार इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और फिर वो फाइनल वेलोसिटी निकाल के फिर उसके बाद वो वहां पर की जो वेलोसिटी है फिर उसको इनिशियल मान के फिर से दोबारा इक्वेशन लगाएंगे। आर यू गेटिंग द आंसर? सर मैं एक मिनट चेक करके बताता हूँ। चेक करो भाई, बाकी सारे बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा, जिस छोटी ने अभी ये डाउट पूछा था, स्टूडेंट हु आस्क्ड दिस डाउट, नाउ कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट यू हैव? Yes, sir. ठीक है, उसमें बस इतना कर दिया कि 12 मीटर इज कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सेकेंड्स कर दिया ना, सेकेंड वर्ड हटा दिया, 2 सेकेंड्स कर दिया। वैसे मेरे हिसाब से तो मिस प्रिंटिंग होगा वो, बट फिर भी अगर वही क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 12 इज इक्वल टू ut, u का ut लगाएंगे आप 2u प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू 2 का स्क्वायर, ये लगाएंगे आप पहला। और दूसरा जो 20 मीटर है वो आप लिखेंगे 20 इंटू टाइम की वैल्यू 4 ले लीजिएगा, 4u प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? अब फिर Yes. यहाँ से u और a कैलकुलेट करिएगा और उसके बाद फिर ये निकालने के लिए फिर यही कंडीशन लगाइए। Okay, sir. तो उसमें nth का मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसमें nth इक्वेशन का कहीं पर भी यूज नहीं होगा। सर इसका आंसर 136 है। जी यस सर, वो उस वाले से हो रहा है। ठीक है, nth इक्वेशन का कहीं पर भी यूज नहीं होगा, समझी छोटी आप? Yes. बेटा आपका जो क्वेश्चन उसने मतलब आपको मिला है उसमें nth इक्वेशन का कहीं पर यूज नहीं होगा। तो हमें nth इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इसलिए हमने क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया जिसमें nth इक्वेशन का एप्लीकेशन हो। यस, कोई और भी कुछ पूछ रहा था शायद? एनीबडी एल्स इज ट्राइंग टू आस्क एनीथिंग, या आगे बढ़ूं मैं? नहीं है किसी के पास? चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे, ये भी बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट
particle dropped from height covers 20 meter in last second. लास्ट सेकंड का क्या मतलब हुआ, कितनी देर? what is meant by last second? how much is the time? 4 second, 2 second, 3 second, 1 second, कितना टाइम है ये? last second refers to what value of time? Sir, 1 second. 1 second. 1 second. So a particle dropped from height covers 20 meter in last second. Calculate the height from which it is dropped. आप वो हाइट कैलकुलेट करिए जहां से ये ड्रॉप हुआ है, मतलब जिस हाइट से ये ड्रॉप हुआ है। सर ये खुद करें क्या? चलो 1 मिनट का समय दे देते हैं, कोशिश करिए अगर आप चाहते हैं तो। Try the problem. सर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको? Yes, sir. ठीक है, कोशिश करो, अगर चाहो तो मैं हिंट दे देता हूं कि आपको यहाँ पर 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट पता है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम। ये हिंट है, मतलब कितना टाइम इसको लगा to reach the ground, you can find that total value of time because you know the value of displacement of 1 second. अब इक्वेशन कौन सी लगेगी वो तो आप देखिए।
हो गया सर? कुछ हुआ? इतना टाइम नहीं लगेगा बच्चों। सर मैंने भेज दिया है। पता नहीं कहाँ गया। अच्छा ऋषिक, यू आर सेइंग 31.25 मीटर। यस, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। जहां तक मुझे लग रहा है यही आंसर है। चलो देखो, बाकी बच्चों ध्यान दो। सर आपसे बोला जा रहा है कि इस हाइट से हमने किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया, द वर्ड इज ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप्ड वर्ड का क्या मतलब होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? 0. यस, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ड्रॉप्ड वर्ड का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी 0। अब आपसे कहता है कि लास्ट 1 सेकेंड में इट कवर्स 20 मीटर, तो आपको नहीं लगता कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड? तो इसका मतलब है कि आई कैन यूज दिस इक्वेशन विच इज nth इक्वेशन u प्लस ऑफ a by 2 into 2n minus 1. I can use this equation. Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लास्ट 1 सेकेंड में इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, तो लास्ट 1 सेकेंड में इसने अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 20 मीटर का, तो ये 20 लिख लीजिए। u की वैल्यू कितनी हो गई? तो बिकॉज इट हैज बीन ड्रॉप्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना होगा? दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? Yes, sir. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? ये 0 हो गया, याद रहे। तो दैट इज इक्वल टू 10 ले रहा हूं मैं, तो 10/2 इंटू 2n माइनस 1 कर लीजिए। यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। 2.5. n क्या चीज है बेटा? n इज दैट टोटल टाइम आफ्टर विच दिस हैज फॉलन ऑन द ग्राउंड। मतलब ये पूरा यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम आया वो आ गया है सर, ये n। अब इस पूरे टोटल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो हाइट होगा। सोच के देखिए आप। नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट इन 2.5 सेकेंड्स, ये 2.5 सेकेंड्स है, will be exactly equal to the height of the building or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कुछ नहीं करो। अब 2.5 सेकेंड है, 1 सेकेंड से ज्यादा या कम का टाइम दे दे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करेंगे आप। तो h की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? u फिर से 0, हाफ इंटू g की वैल्यू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, जो भी सॉल्व करके आ जाए दैट इज योर फाइनल आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है सर। 31.25. ठीक है, एक मिनट, अब टॉपिक डालिए। इसके बाद ये nth इक्वेशन की कहानी थी। टॉपिक डालिए रिलेटिव वेलोसिटी। टॉपिक डालिए रिलेटिव वेलोसिटी। इसको इरेज कर रहा हूं। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं सिखा रहा हूं। बच्चों को रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन अगर ठीक से हम पढ़ें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी मैं अच्छी बात बताऊं, रिलेटिव वेलोसिटी मेक्स योर क्वेश्चन इजियर। रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट मेक्स योर क्वेश्चन इजियर, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना। और रिलेटिव वेलोसिटी समझते हैं, पहले पहले कहानी समझते हैं। सर देखिए, एक्चुअली में व्हेन आई स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ मोशन, तो मैंने आपसे सबसे पहले बोला था कि मोशन, कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, या किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन आपको डिफाइन करना है, तो उस बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब कि वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, अगर आपको ये डिफाइन करना है तो टू डिफाइन दैट यू नीड टू हैव एन ऑब्जर्वर। एम आई करेक्ट? भाई आपके पास ऑब्जर्वर होगा तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में। बट इफ यू डोंट हैव ऑब्जर्वर तो फिर रेस्ट एंड मोशन का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। अब दूसरी बात समझो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कार चल रही है, जैसे हम लोग कहते हैं ना
कि भाई अ कार वाज ट्रैवलिंग ऑन द रोड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड और विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो भाई ये जो 20 मीटर पर सेकंड आपने वेलोसिटी बताया है, when you are defining the velocity of a car as 20 meter per second, so that must be with respect to some observer। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबके लिए उसकी वेलोसिटी 20 होगी, बिकॉज अ बॉडी इफ इट इज इन मोशन, भाई बच्चों ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी मोशन में है, if a body is in the state of motion, so it is not necessary that the body will be in the state of motion with respect to all। तो इसी तरह से अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ऋषिक ने बोला 20 मीटर पर सेकंड है, इट डजंट मीन कि वो आराध्या के लिए भी 20 होगा, वो आयुषी के लिए भी 20 होगा। इट इज नॉट नेसेसरी। वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस स्टेट में खुद है ना। तो इसी तरह से जब मैं 20 कहता हूं, जब आगे पीछे हम लोग कुछ भी नहीं कहते, तो इसका मतलब है हम अज्यूम कर लेते हैं कि दैट वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आ रही बात समझ में? एंड वी कंसीडर द ग्राउंड टू बी स्टेशनरी, मतलब वहां पर भी ऑब्जर्वर है जो हम डिफाइन कर नहीं रहे हैं। जैसे अगर किसी क्वांटिटी के नीचे हमने 1 नहीं लिखा है, मतलब ये 5 लिख दिया, इसके नीचे 1 नहीं लिखा है, तो हम बैक ऑफ द माइंड ये अज्यूम करते हैं ना भाई कि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। सिमिलरली अगर हमने किसी बॉडी की वेलोसिटी बोला और ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वहां पर ऑब्जर्वर कौन माना जाएगा? ग्राउंड या स्टेशनरी कोई ऑब्जर्वर होगा, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, बट अगर ऐसा हो बेटा कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी मूव कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और वो मूव करते हुए किसी दूसरे बॉडी को ऑब्जर्व करे, वो भी बॉडी, दूसरी बॉडी भी मूव कर रही हो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। पता नहीं सर क्या बोले, कुछ भी नहीं समझ आया। जैसे मान लीजिए कि 2 बॉडीज है हमारे पास, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये 2 बॉडीज हैं, ए और बी, 2 पार्टिकल, 2 बॉडीज। आप इमेजिन कर सकते हो 2 कार है एंड बोथ ऑफ द कार्स आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड इन द सेम डायरेक्शन। तो इस कार की वेलोसिटी मान लीजिए वी ए है विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी मतलब ग्राउंड। इसको पढ़ते कैसे हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कौन? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होगा? वी ए जी। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखा जाएगा? वी बी जी। मतलब ये दोनों वेलोसिटीज, दोनों कार की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड की। बट अगर मैं किसी एक बॉडी पे बैठ जाऊं, इमेजिन करो कि आई एम सिटिंग ऑन वन ऑफ द बॉडी, बिकमिंग लाइक एन इंसेक्ट, आई एम सिटिंग ऑन वन ऑफ द बॉडी, एक चीटा बन के, चीटी का बड़ा फॉर्म है ना, चीटी का बड़ा फॉर्म, ऐसे इमेजिन करने के लिए। तो मेरे रेस्पेक्ट में क्या बी की वेलोसिटी वही होगी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या कुछ अलग होगी? तुम लॉजिकली सोचो बस, मतलब सोच के देखो, इस बात को और आसान करते हैं। मान लीजिए कि मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और आगे वाली के वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब अगर कोई बंदा ग्राउंड पे है तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड वाले बंदे को मेरी वेलोसिटी 10 दिखाई दे रही है और दूसरे की 20। बट अगर कोई बंदा इस पे बैठा हुआ है और वो बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या उस ए के लिए बी की वेलोसिटी 10 नजर आएगी या कुछ और नजर आएगी? सोच के देख, लॉजिकली सोच। फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा। क्या बोलते हो बच्चों, क्या हो गया, कंफ्यूज क्यों हो गए? सर अलग होगी। या तुम्हें नहीं समझ में आया? सबको नहीं समझ में आया? भाई सीधी बात है ना, 20 से वो चल रहा है, 10 से मैं चल रहा हूं, मैं उसका पीछा कर रहा हूं 10 से, तो 10 तो कंपनसेट हो गया ना। डिफरेंस जो है मेरे और उसके वेलोसिटी का, वही तो मुझे फील होगा। नहीं आया? अरे कोई रेस्ट ग्राउंड पे खड़ा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो 10 माइनस 0 कितना है? 10। 20 माइनस 0 कितना है? 20। तो उसको ये वेलोसिटीज दिखाई देगी। बट अगर सोचो मैं खुद 10 से चल रहा हूं और आगे वाला 20 से चल रहा है, तो हम दोनों का जो डिफरेंस है वही तो मुझे ऑब्जर्व होगा। यस सर। अरे Yes, sir. नहीं समझ Yes, में आया? सर भाई आ गया। तुम्हारा दोस्त आगे दौड़ रहा हो, तुम उसको पीछा कर रहे हो, तो तुम अगर उसका पीछा कर रहे हो तो तुम्हारे और उसके बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस तुम फील करोगे वो कितनी होगी? तो जो डिफरेंस है वही फील होगी। ऐसा थोड़ी कि उसकी वो वेलोसिटी आपको नजर आएगी जो ग्राउंड वाले को नजर आ रही है, नहीं। बात समझ आई? तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप
किसी भी एक बॉडी की वेलोसिटी बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर मूविंग बॉडी। मतलब आप एक मूविंग बॉडी पे खुद बैठे हुए हैं और आप दूसरे बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप जिस बॉडी पे बैठे हैं उसके रेस्पेक्ट में जब आप दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी वो वेलोसिटी जो आपको ऑब्जर्व होगी वो उतनी नहीं होगी जितना ग्राउंड वाले के लिए। ये बात तो ऑब्वियस है। ये बात को और आसान कर देता हूं। मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे फ्रेंड के पास 200 रुपीज है, और एक तीसरा फ्रेंड है जिसके पास कुछ भी नहीं है, इसका नाम है सी, ये ABC, ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये तो कहेगा इसके पास 0 है, 0 रुपीज। तो ये तो कहेगा भाई मेरे रिस्पेक्ट में ये 100 है, मेरे रिस्पेक्ट में ये 200 है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कहूंगा भाई चल चल, मेरे और तेरे में सिर्फ 100 रुपीज का डिफरेंस है, ये तो कहूंगा। तो दिस इज सेम एज दैट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? क्योंकि 10 से तो मैं खुद ही चल रहा हूँ, 20 से आगे वाला चल रहा है, तो मेरे लिए आगे वाला तो सिर्फ 10 की वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि 10 से तो मैं खुद ही चल रहा हूँ, तो वो तो वैसे ही नलीफाई हो गया। अब दूसरी बात सुनिए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि किसी एक मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे मूविंग बॉडी की वेलोसिटी आप डिफाइन कर रहे हो या बता रहे हो। दैट इज बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। दूसरी बात, आप अगर किसी मूविंग बॉडी पे बैठ जाओ तो आप जिस पे बैठ जाओगे, मतलब वो ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर बन के जिस पे बैठ जाओगे, याद रखना कि वो बॉडी आपके लिए रेस्ट में होगी। नहीं आया? मतलब ऑब्जर्वर जिस बॉडी पे बैठा हुआ है वो आपके लिए रेस्ट में, समझ रहे हो? जैसे मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं, मैं आपसे कहूं कि एक कार है और उस कार के अंदर हम बैठ गए, कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से, और मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूं और सारा कुछ बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, मतलब एक बिल्कुल ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकता। तो अगर आप बाहर की दुनिया नहीं देख सकते तो आपको कई बार ये फील ही नहीं होगा कि आप रेस्ट में या मोशन में। नहीं आया? अरे नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई साहब फिर सर आ रहा क्योंकि है। आप इस बात को फील नहीं कर पा रहे हैं। ऋषिक, एरोप्लेन में बैठे हो? यस सर। विमान में? ऋषिक जल्दी जल्दी बोलना है दोस्त। यस सर। ठीक है। जब एरोप्लेन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम हाइट तो आप उसके ना उसके जो ब्लाइंड्स होते हैं उसको बंद कर दीजिए, विंडो शेड्स या जो भी कहते हैं आप उसको बंद कर दीजिए। तो आप देखो एक चीज, वो एक अलग है कि भाई एरोप्लेन चल रहा है तभी हम एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे पहुंचेंगे। बट अगर सब कुछ बंद कर दिया जाए, इंजन की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच पाए, तो सिर्फ अंदर देख के आप ये नहीं बता सकते कि वेदर द एरोप्लेन इज फ्लाइंग और इट हैज स्टॉप्ड समवेयर। कभी फील करना इस बात को। यस सर। आई बात समझ? मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जो है ना, मेरी बात समझो, ये जो पूरी कहानी मैं सुना रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना। कांस्टेंट वेलोसिटी कैन नेवर बी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। कांस्टेंट वेलोसिटी को ऑब्जर्वर डिटेक्ट कभी नहीं कर सकता। वो तो ये तो कॉमन सेंस है कि सर ट्रेन चली, बस चली, तभी हम एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचे हैं, बट कांस्टेंट वेलोसिटी का कोई इफेक्ट आपको फील नहीं होता है। इफ अ बॉडी ट्रैवल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसकी वेलोसिटी का इफेक्ट आपको फील नहीं होगा। आपको मालूम है इफेक्ट कौन सा फील होता है आपको? जब वेलोसिटी वेरी करती है, मतलब जब एक्सीलरेट होता है। आपको कई बार होता है ना झटका लगता है गाड़ी के अंदर, वो तब होता है जब अचानक से ब्रेक लग जाए या अचानक से कार एक्सेलरेट करने लगे, तो यू कैन डिटेक्ट दैट, बट यू कैन नेवर डिटेक्ट द कांस्टेंट वेलोसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. अब फिर से सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, किसी एक बॉडी पे बैठ के हम दूसरे बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, दोनों बॉडी मूविंग है, जिस बॉडी पे हम बैठ जाएंगे वो हमारे लिए रेस्ट में होगी और मुझे दूसरी बॉडी चलती हुई नजर आएगी। किस वेलोसिटी से नजर आएगी उसका फॉर्मूला है कि अगर दो, देखना करना कुछ नहीं है, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको कैसे पढ़ेंगे? VAB का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर कौन? बी। तो अगर आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो आपको करना कुछ नहीं है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हमेशा क्या करते हैं हम? सबट्रैक्ट कर देते हैं। फिर से सुनिए, यू जस्ट सबट्रैक्ट द ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी। नहीं आया?
भाई अगर मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड से मैं जा रहा हूँ और मेरा फ्रेंड 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, मैं बी पे बैठ जाऊं, मान लो मैं बी पे बैठ जाऊं और ए को देखूं, तो हम दोनों में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वही तो मुझे फील होगा ना। पहले हाँ ना बोलो। व्हाट वुड आई ऑब्जर्व? आई विल ऑब्जर्व द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ओनली। मुझे लगेगा कि बी की जो वेलोसिटी है that is only equal to 10 meter per second. That will be simply equal to 10 meter per second. Am I correct? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, Of sir. course yes. तो वो कैसे पता चला आपको? सिंपली आपने सब्ट्रैक्ट ही तो किया, यू जस्ट सब्ट्रैक्टेड 10 from 20. सोच के देखिए, आप लॉजिकली समझिए इन चीजों को, फॉर्मूला तो रटा ही दूंगा। लॉजिक क्लियर है? Yes, Yes, sir. तो बेसिकली बेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, बिल्कुल इसको एकदम तय कर लो कि क्या रिलेटिव वेलोसिटी जब भी निकालना है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ऑब्जर्वर जो है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताई जा रही है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताई जा रही है उसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो क्या लिखेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। बस ये करना होता। इसी तरह से अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना होता, तो नाउ हु इज द ऑब्जर्वर आउट ऑफ बी एंड ए? हु इज ऑब्जर्वर? बी और ए में कौन ऑब्जर्वर है? ए। तो आप किसकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे? आप ए की वेलोसिटी। तो ये लिख दीजिए, ये हो गया सर सब्ट्रैक्शन। नहीं आया, नहीं आया सर एक तो बार बोलो। फिर से बता दीजिए। भाई कुछ नहीं करना, जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरे बॉडी की वेलोसिटी में से। अब ये क्या है? वी ए बी का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी ऑब्जर्वर हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट होगी वो ऑब्जर्वर होगा। नहीं आया सर आ गया। दूसरे केस में ए इज ऑब्जर्वर because you are calculating the velocity of b with respect to a. I hope you got my point. यस सर। Yes, sir. Similarly, अब देखो जरूरी थोड़ी कि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चले। केस नंबर सेकंड, अगर मान लीजिए दिस बॉडी इज a and this body is b. Now let's say both are moving in the opposite directions. Velocity of a with respect to the ground, this is velocity of b with respect to the ground. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वेक्टर का बनता है, बट बिकॉज हमने अभी पहले वेक्टर नहीं पढ़ा है, हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जैसा पैटर्न आपका गिवन है वैसे ही चल रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी, किसी ने वेक्टर्स पढ़ा है? वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है बेटा। बच्चों वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी वैल्यू होती है, प्लस ऑफ डायरेक्शन भी होता है। सुना है कभी आप लोगों ने वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? सुना है कभी? Yes, sir. Yes, sir. मतलब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी है। जैसे मैं कहूँ वेलोसिटी है, मेरी वेलोसिटी है, तो भाई आप मुझसे पूछोगे भाई कितनी वैल्यू है उसकी और किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। जैसे मैं आपसे कहूँ मैं चल रहा हूँ, तो आप सवाल कर सकते हो ना कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये याद रखना, वेलोसिटी की अपनी डायरेक्शन। अब मुझे यार एक बात, बस एक बात समझ लो, मुझे एक बात बताओ, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है और दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? सर ऑपोजिट। Sir, opposite. ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? सही। तो ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं एक वेलोसिटी को, ऋषिक भाई, अगर मैं एक को पॉजिटिव कहूंगा तो आई विल हैव टू कॉल द अनदर वन एज नेगेटिव बिकॉज द डायरेक्शन आर ऑपोजिट। एंड बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हैज इट्स डायरेक्शन। ऐसा हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी बात किया बेटा, ऐसे सन्नाटे में मत चले जाओ। समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है। अच्छा सर, क्या ऐसा जरूरी है कि मैं राइट वाले को पॉजिटिव लूं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव लूं? भाई ऐसा जरूरी नहीं है, आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। बट पॉइंट ये है कि दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तभी दोनों का साइन सेम लोगे, अदरवाइज दोनों का साइन ऑपोजिट लोगे। क्लियर? अब फिर से देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए। कौन ऑब्जर्वर है बेटा? हु इज ऑब्जर्वर इन दिस केस? Sir, B. बी। जो बाद में लिखा हुआ हो वो ऑब्जर्वर है।
क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मैंने क्या सिखाया? ऑब्जर्वर को सब्ट्रैक्ट किया करो, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। बट बी के साथ ऑलरेडी एक माइनस साइन हमें यूज करना पड़ेगा, बिकॉज बी की डायरेक्शन में हमने माइनस अज्यूम करा है, तो ये माइनस यहाँ पर एक यूज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सिमिलरली अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखा जाए, तो अब ऑब्जर्वर कौन है बच्चों? बी है ए? ए। तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। बट बी की वेलोसिटी को हमने निगेटिव माना हुआ है, तो यहाँ भी एक माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरी स्टोरी को रटने का तरीका क्या हुआ? तो याद रखने का तरीका कि इफ द टू बॉडीज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस होगी। और अगर दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी का सम होगी। नहीं आया? अगर दो बॉडी कॉमन लेंगे वो बस डायरेक्शन का होगा ना? यस, दैट इज ओनली ऑफ द डायरेक्शन। दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी, दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी। समझे या नहीं समझे? समझ में आया। Yes, sir. वैल्यू वाइज फर्क नहीं आएगा रिलेटिव वेलोसिटी में। जो ए के रेस्पेक्ट में बी आएगा, उतना ही बी के रेस्पेक्ट में ए आएगा। डायरेक्शन का फर्क आएगा। पहले इसको नोट करो, तो मैं इसका एग्जांपल छोटा सा बताऊं, एक जो मैं अभी बोलना चाह रहा हूं उसको एक्सप्लेन करूं फर्दर। और Sir, done. हाँ, हो गया बच्चों? Yes, मेरी sir. बात सुनो। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड करोगे। सीधी सी बात ये है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सुने। मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस बॉडी गोज विद इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। दिस गोज इन द डायरेक्शन दिस सेम डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। याद रखिए, दोनों वेलोसिटी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया है मैंने। दोनों वेलोसिटी, बोथ ऑफ दीज वेलोसिटीज आर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इस बॉडी का नाम ए है, इस बॉडी का नाम बी है। तो सर अगर मुझे वी ए बी निकालना हो, तो हमें मालूम है वी ए बी का क्या मतलब होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, बिकॉज दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो जब भी डायरेक्शन सेम होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यू विल सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे आप? ए की वेलोसिटी में से बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो क्या लिखेंगे आप? 20 माइनस ऑफ 10 इज अगेन 10 मीटर पर सेकंड। भाई पहले ये बात क्लियर हो गई? एक बार हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट ऋषिक, आपके सवाल पे आने से पहले एक मिनट रुकिए। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के रिस्पेक्ट में जो एक दूसरे की वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। सिर्फ किस बात का डिफरेंस आ रहा है? एक में प्लस साइन है और दूसरे में कैसा साइन है? माइनस साइन। डिफरेंस इज ऑफ साइन। एक में प्लस साइन, एक में माइनस साइन। और आना भी चाहिए। सर ये क्यों आना चाहिए? खुद सोचो। अगर ये ए है, ये बी है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी राइट की तरफ है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए लेफ्ट की तरफ है या नहीं? डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट होंगे, वैल्यू वाइज तो दोनों के बीच की जो भी चीजें वो सेम होंगी ना बेटा। नहीं आया भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लो 20 मीटर है, समझना,
तो भाई ए और बी, ए पे बैठ के बी को देखो या बी पे बैठ के ए को देखो, ये डिस्टेंस 20 रहेगी या नहीं रहेगी? अरे बच्चों क्या हुआ, मेरी आवाज बंद हो गई क्या? सर ये आयुषी आ रही है सर आवाज। नहीं समझ में आ रहा ऋषि की है? नहीं सर, ये नेगेटिव वाला नहीं समझा। अरे तो जो समझाना चाह रहा हूँ पहले वो तो समझो। मैं तुमसे कहूं मेरे और तुम्हारे बीच डिस्टेंस अभी 10 किलोमीटर है, ठीक है? तो तुम्हारे लिए मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर। और मेरे लिए तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर। ठीक है, फर्क किस बात का है? ये मान लो ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच का लेंथ 20 मीटर है, तो ए पे बैठ के बी का लेंथ 20 ही नजर आएगा और बी पे भी बैठ के ए 20 मीटर ही के डिस्टेंस पे नजर आएगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो। यस अरे सर। लेंथ भाई दोनों इक्वल है ना भाई। मुझे एक बात बताइए, ए पे अगर मैं बैठ के बी को देखूंगा तो मुझे किधर पोजीशन उसकी नजर आएगी? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन इन विच आई विल ऑब्जर्व बी? ए टू बी। में तो मेरे रिस्पेक्ट में बी राइट की डायरेक्शन में है या नहीं, राइट की तरफ है या नहीं? यस सर। और बी के रिस्पेक्ट में मैं किधर हूं? लेफ्ट। तो ये डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट है या नहीं है? यस सर। तो वही चीज तो यहाँ पर भी है कि अगर ए पे बैठ के मैं बी को देखूंगा तो बी मुझे इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो बी पे बैठ के मैं ए को देखूंगा तो मुझे ए पीछे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा इस वेलोसिटी से, क्योंकि बी की ए की वेलोसिटी मुझसे कम है। या अगर आपको जाता हुआ वर्ड नहीं समझ में आए तो बस इतना समझिए कि ए के रेस्पेक्ट में बी राइट की तरफ है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए लेफ्ट की तरफ है या नहीं है बेटा? सर वो थोड़े टाइम के बाद उनका डिस्टेंस वाइड होता रहेगा ना। क्यों डिस्टेंस वाइड होता रहेगा भाई? जब दोनों की वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो व्हाई द डिस्टेंस विल चेंज? सर बट उसकी कम है ना वेलोसिटी। अरे मेरे भाई तुम आगे चल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से और मैं चल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, हम दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस 100 मीटर है, तो ये हमेशा 100 रहेगा या चेंज हो जाएगा? यस सर, 100 ही रहेगा। क्योंकि हम दोनों अपनी वेलोसिटी अगर नहीं चेंज कर रहे तो हम दोनों के बीच का जो गैप है दैट विल रिमेन सेम। गैप चेंज कब होता है? कभी आप किसी का पीछा करते हो तो कैसे करते हो? जितनी वेलोसिटी से वो दौड़ रहा है उससे आप अपनी वेलोसिटी को उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हो ना, तभी तो आपके और उसके बीच का डिस्टेंस कम होता है। या नहीं आया? यस सर। अब तुम सोचो इस बात को, मैं इस डिस्टेंस की बात हटाते हैं, यहाँ पर पॉइंट क्या है वो समझिए। आपके आगे कोई बंदा दौड़ रहा है और आप उसका पीछे से पीछा कर रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में वो बंदा, आप उसको देखने के लिए आगे देखेंगे, बट वो बंदा जब आपको देखना चाहेगा तो मुड़ के आपको देखेगा या नहीं? वो अपनी गर्दन घुमा के देखेगा ना आपको, बार बार पीछे घूम घूम के। यस सर। समझ रहा है? तो आपके रिस्पेक्ट में वो बंदा आगे जा रहा है और आप उस बंदे के रिस्पेक्ट में आप पीछे हैं या नहीं है, तो आप दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन ऑपोजिट है या नहीं है सर? यस सर है। यार ऋषिक तुम बोल लो भाई। यस सर, क्लियर है सर। हाँ, मतलब डायरेक्शन वाइज दोनों ऑपोजिट है। आपको अगर सर आपने तो कहा था दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने ये भी बोला है कि दोनों सेम डायरेक्शन में कब दिखाई देंगे? जब आप ग्राउंड पे बैठ के देखिए। नहीं आया? लेकिन एक पे बैठ के आप दूसरे को देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में दिखाई देगा या ऑपोजिट दिखाई देगा? भाई ये तो लॉजिकल है ना कि आप पीछे वाली कार में बैठे हैं और आपके आगे एक कार चल रही है, तो आगे वाले को देखने के लिए आप आगे देखेंगे और पीछे वाला जब आपको देखना चाहेगा तो मुड़ के देखेगा ना, तो दोनों के लिए एक दूसरे की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई। इसी अपोजिट Yes, sir. चीज को ये निगेटिव और प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं आया? सर आ गया। यस सर, आ गया। आ गया? आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही हर केस में होगा, चाहे आप ये केस ले लीजिए, आपसे बोला जाए कि दिस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, फिर से मान लेते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये इधर जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उधर जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है। अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछे आपसे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको दोनों में से किसी एक वेलोसिटी को निगेटिव मान लेना पड़ेगा पहले। तो दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट में है बेटे? सर ऑपोजिट। ऑपोजिट। सर तो अपोजिट। जब भी वेलोसिटी ऑपोजिट हो जाए ना, तो एक को पॉजिटिव कहिएगा तो दूसरे को आप निगेटिव कहिएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप लेफ्ट वाले को नेगेटिव कहो या राइट वाले को नेगेटिव कहो, इट इज प्योरली योर चॉइस, ठीक है। बट यू विल हैव टू चेंज द साइन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों का साइन सेम ले लेंगे। आप पॉजिटिव नेगेटिव किसको मानेंगे वो आपकी मर्जी है, बट यू विल हैव टू कंसीडर वन पॉजिटिव एंड अनदर टू बी नेगेटिव इफ देयर डायरेक्शंस आर नॉट सेम। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे क्या? या अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो एक बार ऐसे कर देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड को लिखने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, माइनस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। टेल मी यस और नो? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 10 प्लस ऑफ 20 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। भाई बाकी लोग भी बोलेंगे प्लीज। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अब इस बारी वेलोसिटी बी में से ए की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करोगे। ए की वेलोसिटी को पॉजिटिव मानना हुआ है आपने, बट बी को नेगेटिव, तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको। तो आप लिखेंगे -10 -20, तो दिस विल बी इक्वल टू -30 मीटर पर सेकंड। फिर से देखो दोनों में साइन का डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? मैग्नीट्यूड वाइज एक के रेस्पेक्ट में दूसरा जितनी वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरे के रेस्पेक्ट में पहला भी उतनी ही वेलोसिटी से चलेगा मैग्नीट्यूड वाइज। बट डायरेक्शन वाइज क्या होगा? तो डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्लियर हो तो बताइएगा। Yes. Yes, sir. सर वैसे दोनों के लिए सर क्लियर है। के लिए सर वो उसके लिए वो उसकी तरफ आ रहा है, वो उसकी तरफ आ रहा है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि अगर आपने रिलेटिव देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि किसी एक पे बैठना है आपको, भाई किसी एक पे बैठ जाइए, और जिस पर आप बैठेंगे वो आपके लिए चल रहा होगा या रुका हुआ होगा ऋषि? सर वो किसी एक पे बैठ जाएंगे, वो आपके लिए रुका हुआ होगा। तो अगर वो आपके लिए रुका हुआ है, तो मान लीजिए मैं ए पे, ये बी पे, मैं ए पे बैठ जाऊं, तो वो ये मेरे लिए रुक गया, तो मुझे तो यही लगेगा ये मेरे पास चल के आ रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ए, इस बारी मैं ए पे बैठ जाऊं, ठीक है, तो मुझे लगेगा मैं रुका हुआ हूं और ये मेरे पास चल के आ रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाई द रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट डायरेक्शन वाइज बोथ विल बी ऑपोजिट। यस सर। यस सर। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। यस सर। चलिए सर, अब देखिए ये तो एक चीज हो गई, सिंपल सा फॉर्मूला। वैसे सिंपली इसको याद रखने का तरीका क्या है? सिंपली इसको याद रखने का तरीका ये है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। सिंपल सी बात याद रखो, इफ द डायरेक्शन इज सेम, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सबट्रैक्ट करो, एंड इफ द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड करो। सीधी सी बात है। सिमिलरली, अच्छा अब इसमें दूसरा केस, दूसरी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अब ध्यान से समझना, ये कोई, मान लो कि ट्रेन है, मान लो, आई कैन नॉट ड्रॉ ट्रेन ऑफ कोर्स, और इस ट्रेन पे कोई बंदा चल रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, एंड ट्रेन की वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ध्यान से सुनिए, मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है या ट्रेन के रेस्पेक्ट में गिवन है? भाई रिलेटिव तो किसी के रेस्पेक्ट में हो सकती है। अगर इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताइए, समझ रहे हैं भाई? सब बोलिए एक बार यस और नो। यस सर। Sir. यस सर। तो इस केस में कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि मैन की वेलोसिटी, ऐसा होता है ना कि चलती हुई बॉडी पे आप भी चले, तो चलती हुई बॉडी पे जब आप चलोगे तो ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कुछ और नजर आएगी। इसीलिए समझो, आपने अगर वो देखा है वॉकर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एस्केलेटर, एस्केलेटर भी एक मान सकते हो, वॉकर होता है ना, चलता हुआ प्लेटफॉर्म,
अरे जो एयरपोर्ट वगैरह पे लगे होते Yes, हैं, कभी sir. देखा होगा। Yes, sir. तो आपने देखा होगा वॉकर खुद ही चल रहा होता है और उस पे बंदा, आपने देखा होगा कई लोगों को चलते हुए। वो क्यों? जब आप बहुत जल्दी में हो तो वॉकर पे अगर चलने लगोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। खुद सोचिए ना, ये ट्रेन इधर जा रही है, आप भी उसी की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये आपके चलने को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? सोच के देखो, लॉजिकली सोचो। Yes, sir. ये चीज बिल्कुल यही है जिसको हम रिवर के केस में डाउन स्ट्रीम कहते हैं। कभी शायद मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। Yes. डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बेटा? आपने सुना होगा डाउन स्ट्रीम में बोट चलाना या स्विम करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि जिधर रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो रिवर आपको हेल्प करेगा चलने में। नहीं आया रे? ये मान लीजिए बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर और ये रिवर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दोनों केस एक ही है। देखो कैसे लिखेंगे वेलोसिटी, मैंने बता दिया ना, हेल्प करेगा, मतलब आपकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। कैसे? क्यों? देख लो। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हाँ ना बोलना पड़ेगा रे भाई, ऑब्जर्वर ट्रेन है ना। यस सर। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करना था, कर दिया। हमें क्या चाहिए? मैन की वेलोसिटी चाहिए, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ऐड हो गया या नहीं हो गया? देखो, होना चाहिए। लॉजिक भी यही कह रही है, लॉजिक भी यही कह रही है कि जिधर ये सब हर केस में विंड जिधर ब्लो कर रही हो आप उस डायरेक्शन में चलो, आप जल्दी भागोगे आगे। विंड जिधर ब्लो कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो, आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। भाई एक डायरेक्शन, अगर उसकी डायरेक्शन में आप उसकी बात मान रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करेगा, नहीं मान रहे हो तो वो आपको अपोज करेगा, सीधी बात है। अरे ये तो नियम कानून है ना दुनिया का। इसी तरह से देख, यहां पर अगर मुझे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बताना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, यही काम फिर से कर दो। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। भाई समझ में आ रही है बात? थोड़ा ज्यादा मैं स्पीड बोल गया ये। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ठीक Yes, है, तो sir. क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हो गया भाई। चलती हुई बॉडी पे अगर हम चलें और चलने की डायरेक्शन में चलें तो ऐड होगा। हो गया ऐड। जल्दी नोट करिए इस केस को। एक और केस पे आ जाते हैं जल्दी से, एकदम फटाक से, फटाक से, एकदम फटाक से। Done, sir. अच्छा, दूसरा केस देखिए, आप सबने नोट कर लिया। तो अब ये जरूरी थोड़ी है बेटा कि डायरेक्शन में ही चले हम, अपोजिट भी तो चल सकते हैं। बोलिए बच्चे। भाई ट्रेन इधर जा रही है और मैं इधर जा रहा हूँ, अब ये मुझे सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? लॉजिकली सोच के बोल, लॉजिकली बताइए बच्चों। अरे ये बात ऐसी भाई, ये बात ऐसी हो गई कि आपकी जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसको अप स्ट्रीम कहते हैं रिवर के केस में। रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन इन विच रिवर इज फ्लोइंग, रिवर। और ये आपकी बोट है, नाव, नौका, ये इधर जा रही है। तो इसको चलना आसान होगा या डिफिकल्टी आएगी? इसमें डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अपोज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वही होना है। देख लो कैसे। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इस वेलोसिटी को अगर मैं पॉजिटिव कहूंगा तो इस डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव कहना पड़ेगा। लास्ट वाले केस में ऐसा नहीं करना पड़ा था बिकॉज बोथ द डायरेक्शन वर सेम। यहां पर ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज बोथ द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। अब फिर से देखो, आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन माइनस साइन के साथ, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड प्लस, ये प्लस हो गया, और ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ बच्चों? सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था भाई, घटेगा। लॉजिक यही कहती है। ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड।
Add या subtract? What is happening? Subtract. समझ गए? मतलब अगर चलती हुई बॉडी पे आप चलने के डायरेक्शन में चलेंगे तो एडिशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो सब्ट्रैक्शन। सीधी सी बात है। नोट कर लीजिए सर यहां तक। कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, bye bye, take care, good night. Thank you, sir. Thank you, sir.